अक्षय ने आश्चर्य से पूछा, क्या कह रही हो अनु? भाभी के लिए इस घर में कमरा नहीं है? हाँ, वो यहाँ क्यों रहेगी? हॉस्टल में ही तो रहती है। जो यहाँ रहती ही नहीं उसके लिए कमरा क्यों देना चाहिए? इसलिए उसके लिए यहाँ कोई कमरा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, आगे से उसे भाभी कहकर मत बुलाइए। हाँ, भले ही वो तुम्हारे भाई की पत्नी हो सकती है, लेकिन वो मुझसे छोटी है और तुम सबसे भी छोटी है। इसलिए उसे अभी कहकर बुलाओ, या फिर जैसे चाहो वैसे बुलाओ, लेकिन भाभी मत कहो, उसने सख्ती से कहा। अक्षय ने उसे देखकर नाराजगी जताई। यह देखकर अभी को लगा कि इन दोनों के बीच झगड़ा न हो जाए। हाँ अक्षय, मुझे यहाँ आए हुए लगभग 7 साल हो गए, फिर मेरे लिए यहाँ कमरे की ज़रूरत ही क्या? इसलिए मेरे लिए यहाँ कोई कमरा नहीं है। इसे आप इतनी बड़ी बात मत बनाइए। आप अंदर जाकर दीदी के कमरे में आराम कीजिए। फिर अनु ने कहा, हमें क्या करना है और क्या नहीं यह हमें अच्छी तरह पता है। तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। अक्षय चलो। उसी समय हलचल की आवाज़ सुनकर परमेश्वरी बाहर आई। उनके साथ काली भी बाहर से अंदर आया। उसके हाथों में सामान से भरे थैले थे। शायद वे बाजार से लौट रहे थे। क्या अनु, तुम्हें अपने पति को अंदर ले जाने के लिए कहा था और तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, तुम्हारा दामाद पूछ रहा था कि उसके लिए घर में कमरा क्यों नहीं है, और ये लड़की खुद को बड़ी समझकर हमें ही आदेश दे रही है कि हम अपने कमरे में जाए। उसने बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे परमेश्वरी को गुस्सा आ गया। उस गुस्से में वह यह भी भूल गई कि यहाँ आदि उसका पति है। मनहूस, तुझे सिर्फ एक कमरा नहीं मिला तो तूने इसे दरवाजे पर ही खड़ा रखा। क्या तेरे पति ने तुझे यहाँ लड़ाई करने भेजा है, दो दो बातें सिखाकर? तेरे दिमाग में तो हमेशा गलत बातें ही आती है। जन्म लेते ही अपनी दादी को मारने वाली मनोज। जस्ट स्टॉप इट। यहाँ क्या हो रहा है? किसके बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हैं आप लोग? उससे इस तरह बात करने का हक आपको किसने दिया? हाँ, उससे पैदा करने के अलावा आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन इस हद तक आप उसे बेइज्जत करेंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। इसलिए इसने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर मैंने इसकी बात मानी होती तो मैं उसे यहाँ लाकर इतनी बड़ी गलती नहीं करता। परमेश्वरी को गुस्से में घूरते हुए आदि ने कहा, आपने किसे मनहूस कहा? वह इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान है। सब लोग हैरानी से देखने लगे। पिछले 4 सालों से मैं एक बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहा था। मैंने हर चीज़ सही तरीके से की, लेकिन किसी न किसी कारण से यह मेरे हाथ से फिसलता जा रहा था। यह 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था और आज वह प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है। जानते हो क्यों? जिस लड़की को तुम मनहूस कह रहे हो, उसी की वजह से सबकी नज़रें उस पर टिक गई। इस साल भी मैंने उसी प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन हमें रिजेक्शन मेल आ गया। मैं बहुत निराश था, लेकिन तभी आपने मुझे अभी की फ़ोटो सेंड कर दी। जैसे ही मैंने वो फ़ोटो देखी, अगले ही सेकेंड मुझे उसी कंपनी से एक और मेल आया। मेरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया। सिर्फ 1 हफ्ते में हमें एग्रीमेंट साइन करना है, और तुम कहते हो कि वह मनहूस है। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती मेरी नया है। यह सुनते ही सब हैरान रह गए। परमेश्वरी, काली और अनु के चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। 100 करोड़ की बात सुनकर सबकी आंखें फटी रह गई, और जब यह पता चला कि यह सब अभी की वजह से हुआ तो अनु को यह मानने में मुश्किल हो रही थी। आओ नया, निकलते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? हमारे घर आए हैं, खाना खाए बिना कैसे जा सकते हैं? आप बस थोड़ा ठहरिए, परमेश्वरी खाना बनाकर ले आएगी। तब तक आप चाहे तो मेरे बेटे के कमरे में आराम कर सकते हैं। अभी बेटे आदित्य को भाई के कमरे में ले जाओ। पहली बार उस घर में किसी ने कोमल स्वर में अभी से बात की। देखिए, इस तरह से काम निकलवाने की कोशिश किसी और से करिए, मुझसे नहीं। हम क्यों उसके भाई के कमरे में ठहरे? और फिर हमें वो खाना क्यों खाना चाहिए जो आप बिना दिल से बना रहे हैं? हमारे खुद के साथ साथ 5 स्टार होटल्स, 5 रेस्टोरेंट्स हैं। हम लोग अब आपकी ये बातें सुनने के बाद यहाँ रुकेंगे। और एक बात, ये सिर्फ आपको नहीं, यहाँ मौजूद हर किसी को सुन लेना चाहिए। अब तक वो सिर्फ अभिनय श्री थी, लेकिन अब वो अभिनय श्री आदित्य है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? मेरे होटल्स और रेस्टोरेंट्स
हमारे पारिवारिक संपत्ति नहीं है, ये सब मेरी खुद की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति है और मेरी इस संपत्ति में जितना हक मेरा है उतना ही मेरी पत्नी अभी का भी है। अब तक आप लोगों ने उसे जैसा चाहा वैसे ट्रीट किया होगा, लेकिन आज के बाद अगर किसी ने उससे एक भी अपमानजनक शब्द कहा या उसे दुख पहुंचाने की कोशिश की तो वो इंसान दुनिया में नजर ही नहीं आएगा। उसने धमकी दी। आदित्य ने मुड़कर देखा और कहा, तुम यहीं से सबको अलविदा कह दो अभी। फिर उसने अभी का हाथ पकड़ा और तेजी से वहाँ से निकल गया। अक्षय के अलावा वहाँ मौजूद किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अभी को बेइज्जत करने के लिए ये दावत रखी गई थी, लेकिन अब आदित्य ने उन सभी को ही बेइज्जत कर दिया था। गुस्से और डर का अजीब मिश्रण हर चेहरे पर था। गाड़ी मध्यम गति से चल रही थी। उसे चलाते हुए आदित्य के मन में गुस्सा उबाल खा रहा था, फिर भी वह उसे जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। काफ़ी देर बाद उसने देखा कि उसके बगल में बैठा शख्स अब भी खामोश था। उसकी भौहें तन गई। अभी तक उन लोगों की बातों के बारे में सोच रही हो, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए तो मैंने वहाँ जवाब दे दिया था ना। अब उसके बारे में सोचकर फील मत करो। पर तुम वहाँ इतने चुप क्यों थे जब वो बोल रहे थे? जवाब तो मुझे ही देना पड़ा, उसने अधिकार भरे गुस्से से कहा। उसकी तरफ मुंह फेर कर बैठी अभी ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, आपने वहाँ जो कहा वो झूठ था, है ना? क्या? मैंने कहा था कि मेरे पास 7 होटल्स और रेस्टोरेंट्स है। वो क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? चलो अभी सब घुमा फिरा कर दिखा देता हूँ, आदित्य ने हल्की मगर दृढ़ आवाज में कहा। जो अभी तक वहाँ बहस कर रहा था वो इतनी जल्दी शांत और संयमित कैसे हो गया? उसकी आवाज़ और चेहरा अचानक इतना बदल कैसे गया? नहीं, मैं उस बारे में नहीं कह रही। आपने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ, यहाँ तक कि यह भी कहा कि आपको प्रोजेक्ट सिर्फ मेरी वजह से मिला है। वो सब झूठ था, है ना? उसने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। उसकी नज़रों में एक उम्मीद थी, क्या वो सच बोलेगा? आदित्य ने उसकी नज़रों को पढ़ लिया। उसने तुरंत गाड़ी को किनारे लगाया और उसकी ओर पूरी तरह मुड़कर बैठ गया। ये आदित्य ना बिजनेस में और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में किसी के लिए किसी भी वजह से झूठ कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ जो कुछ भी मैंने कहा वो 100% सच था। समझ रही हो ना? दूसरों के लिए तुम कैसे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए, कम से कम इस प्रोजेक्ट के लिए तुम बहुत ही भाग्यशाली लड़की हो। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जैसे ही उसने यह कहा अगले ही पल अभी हल्के से उसकी छाती पर झुक गई और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। यह अप्रत्याशित था। एक पुरुष के दिल में हलचल मचने के लिए इतना ही काफ़ी था। अचानक उसने अपनी छाती पर कुछ गर्म गिरते हुए महसूस किया। जब उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि वह रो रही थी। क्या हुआ? मैं तो पहले ही कह चुका था कि उनकी बातों को इतनी गंभीरता से मत लो। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे। सच कहूँ तो उनकी बातें मुझे जरा भी तकलीफ नहीं देती। बचपन से यही सब सुनते आई हूँ, अब तो आदत हो गई है। लेकिन मैं अभी जो रो रही हूँ वो उनकी डांट की वजह से नहीं, ये आंसू खुशी के हैं। ये मेरी जिंदगी के पहले खुशी के आंसू है। वह भावुक होकर बोली। वह उसे समझ नहीं पाया और चुपचाप उसे देखता रहा। बचपन से ही मैंने बहुत कुछ सुना है, अभागी, मनहूस, कातिल, लेकिन किसी ने कभी मुझे भाग्यशाली नहीं कहा, कभी नहीं, और शायद कोई कहेगा भी नहीं। यही सोचकर हर दिन तड़पती थी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि मेरी कोई इच्छाएं नहीं हो सकती, कोई सपने नहीं हो सकते। जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही जीने लगी। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी होगी, मेरा अपना परिवार होगा, और अब जब कोई मुझे भाग्यशाली कह रहा है तो ये सोचकर ही मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसकी बातें सुनकर वह समझ गया कि उसे प्यार और अपनापन पाने की कितनी तीव्र लालसा थी। उसने उसका हाथ थाम लिया। जो बीत गया वो बीत गया, उसे भूलने की कोशिश करो। लोग तुम्हें इसलिए ताने देते हैं क्योंकि तुम्हारे आंसू उन्हें पसंद है, इसलिए उनके सामने रोना बंद कर दो। अगर ऐसा कर सको तो आधी परेशानियाँ वैसे ही हल हो जाएंगी। इसलिए अब मत रोया करो। अदिति सही कहती है, हमेशा मुस्कुराते रहो।
उसने अपने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। यह काफ़ी है क्या? कहते हुए वो हंस पड़ी। उसे हंसते देख वह भी हंस पड़ा। उसकी हंसी में वह खो गई। आप हंसते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। कहते हुए उसने एक बार खुद को आईने में देखा। उसकी ओर देखते हुए वह मुस्कुराया तो अभी फिर बोली, सच में आप सुंदर ही है। उसकी हल्की मुस्कान पर वह खिड़की की ओर मुड़ गई। वह भी मुस्कुराते हुए कार चलाने लगा। खाना समाप्त होने के बाद अक्षय और अनु घर लौटे। कैसा रहा स्वागत सत्कार? दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने पूछा। अच्छा रहा दादी जी। अरे यह क्या? वो दादी, हम दावत में गए थे ना, उसी का है। मम्मी ने हमें उपहार दिए हैं। उसने अपने हाथों में पकड़े बैग दिखाते हुए कहा। ओह अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन आप दरवाजे से बाहर क्या देख रहे हैं? नहीं, ये दोनों आ गए हैं, लेकिन आदि और अभी तक नहीं आए। ये भी तो साथ ही गए थे, इसलिए देख रही थी। अक्षय, आदि कहाँ है? क्या दादी, आप क्या कह रही है? भैया अभी तक नहीं आए? अरे बेटा, हमसे क्यों पूछ रहे हो? सब साथ ही तो गए थे। अब वे कहाँ हैं? अनु, अभी ने तुम्हें कुछ बताया क्या? नहीं दादी, कहकर वो चुप हो गई। अक्षय, क्या हुआ? अनु का चेहरा ठीक नहीं लग रहा। आदि अभी तक नहीं आया। वो माँ, अक्षय ने वहाँ जो कुछ हुआ था सब कुछ बता दिया। अनु सबके चेहरे को देख रही थी, सोच रही थी कि वे उसके बारे में क्या सोचेंगे। ये लोग ऐसे क्यों हैं? अभी तो छोटी बच्ची है, उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। बेचारी का दिल कितना दुखेगा। छोड़ गंगा, मेरे पोते ने तो वैसे भी उन्हें अच्छा जवाब दे दिया है। अब वे या कोई और किसी की हिम्मत नहीं होगी अभी के बारे में गलत बोलने की। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो आदि उन्हें दिखा देगा कि क्या होता है। अनु, घर जाकर बता देना इस तरह की बातें आगे भी हुई तो सिर्फ आदि ही नहीं, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो इसका नतीजा क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। खैर, ये दोनों गए कहाँ? आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। तो फिर गए कहाँ? अक्षय, आदि को फ़ोन कर। इधर गाड़ी बहुत देर से चल रही थी। क्या जी, आने के समय तो जल्दी आ गए थे, अब जाने के समय इतना देर क्यों हो रहा है? उसने पूछा। इस पर उसने हल्की सी मुस्कान छोड़ी। अब पता चला तुम्हें? घर नहीं जा रहे क्या? मुझे इस शहर के नए रास्ते नहीं पता। बताइए, हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर चुप रहो, अभी तक सिर्फ देखती आई हो, अब भी बस देखते ही रहो। उसने हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी चलाई। उसे समझ में आ गया कि अगर उससे पूछेगी तो जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए उसने धीरे धीरे खुद ही देखना शुरू कर दिया। अरे, हम घर पर बताकर नहीं आए, वे हमें ढूंढेंगे ना। हाँ छोटे बच्चे, हमें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन तुम तो मेरे साथ हो ना, तो तुम्हें कौन ढूंढेगा? वह भले ही शांत स्वर में बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ और उसकी बॉडी लैंग्वेज उसे बेचैन साबित कर रही थी। कुछ देर सफ़र करने के बाद गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। उसने आश्चर्य से देखा। क्या जी, बिना कुछ कहे अंदर चलो। उसने गाड़ी पार्क की और उतर गया। पूरा कांच से बना एक भव्य रिजॉर्ट रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। उसे देखते ही अभी की आंखें चमक उठी। ये क्या है? हम यहाँ इस होटल में क्यों आए हैं? चलो घर चलते हैं। हम यहाँ खाने के लिए आए हैं ना, वहाँ खाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। जैसे ही दोनों अंदर गए, वहाँ मौजूद सभी लोगों ने आदित्य को सम्मान दिया। तभी उसे एहसास हुआ, ये तो इसका होटल है, ये आपका होटल है, हमारा होटल। उसने सुधार किया और आगे जोड़ा। मैं तुम्हें यहाँ ये साबित करने नहीं लाया कि मैं झूठ नहीं बोलता। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी बात में अधिकार झलक रहा था, जो वो अच्छी तरह समझ गई। होटल के कर्मचारियों ने भी हैरानी से उसे देखा। क्या ये शख्स सिर्फ उनके साथ ही ऐसा सख्त था या अपनी पत्नी के साथ भी? आदित्य उसे होटल के ऊपरी मंजिल पर बने एक खास कमरे में ले गया। चारों तरफ कांच की दीवारें थी, मोमबत्तियां जल रही थी। माहौल बेहद रोमांटिक था। यह सब देखकर उसके भीतर हल्की सी शर्म और एक अजीब सा उत्साह जाग उठा। आदित्य उसे गौर से देख रहा था, उसके हर हाव भाव को पढ़ता हुआ। उसने मेन्यू कार्ड उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसने उसे देखे बिना ही वापस कर दिया। मैंने कभी इस तरह होटल में खाना नहीं खाया, बल्कि होटल जाकर खाना क्या होता है ये भी नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि क्या ऑर्डर करना है।
कैसे खाना है इसलिए आप ही ऑर्डर कर दीजिए, उसने धीमी आवाज़ में कहा और चारों तरफ देखने लगी। हर चीज़ इतनी सुंदर और बारीकी से सजाई गई थी कि उसका मन वहीं ठहर सा गया। आदित्य ने बिना उसकी पसंद को भटकाए खुद ही खाना ऑर्डर कर दिया। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसने क्या ऑर्डर किया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना टेबल पर परोसा गया। जैसे ही उसने देखा, अभी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। पीछे जो कुछ भी हो रहा था, यह सब कुछ वह पहली बार देख रही थी। हॉस्टल में उसे सादगी से जीना सिखाया गया था। जहाँ कभी कभार ही मटन मिलता था, यहाँ उसकी आंखों के सामने मछलियाँ, झींगे, केकड़े और कई नाम न जानने वाले जीव मरे पड़े थे। वह बिना पलक झपकाए उन्हें देखती रही। ऐसे ही देखती रहोगी तो कब खाओगी? खाना शुरू करो, उसने कहा और अपनी पत्नी के लिए भी परोस दिया। अरे इतना सब कुछ खाकर तो मैं फट जाऊंगी, मुझे इतना नहीं चाहिए। आपने इतना सारा ऑर्डर क्यों किया? मैंने पहले ही कहा था ना, हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। जब किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो इसी तरह दावत दी जाती है। वहाँ हमें कोई इतना परोसने वाला नहीं है और ना ही हमें वहाँ खाने का मौका मिलने वाला है, इसलिए यहाँ खा रहे हैं। वह बात करते हुए सब कुछ परोसता गया। उसका पेट तो बस देखकर ही भर गया था। कोई उसके लिए इतने प्यार से परोस रहा था। यह एहसास उसके लिए नया था और सुखद भी। वह हर चीज़ को नए उत्साह के साथ चखने लगी। वह उसे ही देखते हुए चुपचाप खाता रहा। जब उसने बाकी सब कुछ खा लिया लेकिन मछली ज्यों की त्यों छोड़ दी, तो उसने पूछ लिया, क्यों इसे अकेले छोड़ दिया? इसने क्या गुनाह कर दिया? इसे भी खा लो। मैं मछली नहीं खाती। कोई एलर्जी वगैरह है? नहीं, कोई एलर्जी नहीं, बस बचपन में हॉस्टल में मछली खाते वक्त गलती से कांटा निकल लिया था। बड़ी मुश्किल से निकाल पाए थे। उसके बाद से ही मछली खाना छोड़ दिया। यह कहते हुए वह सोचने लगी, उस दिन गले में फंसे कांटे को निकालने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। और फिर उसके बाद हॉस्टल की वार्डन, क्या तुम इसे अपना घर समझ रही हो? अगर खाना नहीं आता तो मत खाओ, इसमें ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है? तुमसे किसी ने जोर देकर नहीं कहा कि तुम्हें ज़रूर खाना ही चाहिए, फिर इस तरह गुस्सा दिलाकर हमारी जान क्यों ले रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारा दोष मुझ पर डाल दिया जाएगा। उन्होंने उस मासूम दिल को इस तरह घायल कर दिया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में ना जाने कितने लोग आए और गए जो उसे छोटी छोटी सीखे और हल्के हल्के दर्द देकर चले गए। सब कुछ सोचने के बाद वो चुपचाप खाने लगी, बिना कुछ बोले। खाना खाते हुए उसने देखा कि वह अपनी थाली से मछली के कांटे निकालकर उसकी थाली में रख रहा था। वो थोड़ी हैरानी से चमकती आंखों से उसे देखने लगी। क्या देख रही हो? जब तुम छोटी थी तो कांटे नहीं हटाने की वजह से नहीं खाती थी। मछली कितनी फायदेमंद होती है पता है, और यहाँ की तो बहुत स्वादिष्ट होती है। लाइफ में हर चीज़ को आजमाना चाहिए, इसलिए मैं कांटे निकाल देता हूँ, तुम बस खाओ। वो उसे बस भावुक होकर देखने लगी। बार बार ऐसे मत देखो, बस खा लो। नया? कौन नया? मैं घर से देख चुकी हूँ। नया बोल रहे हैं आप? कौन है वो? उसने आश्चर्य से पूछा। कुछ पलों तक वह उसे अपलक देखता रहा। उसकी नज़रों में क्या था यह वह समझ नहीं पाई। क्या बात है, नया तुम ही हो? उसने इतना ही कहा था कि ओह, नया मतलब मैं? अरे ये किस भाषा में है? उसने बिरयानी का स्वाद लेते हुए पूछा। इस लड़की को संभालना मुश्किल है, उसने मन ही मन सोचा। नया कहकर मैं तुम्हें ही बुला रहा था, आपको मेरा नाम ही नहीं पता। मेरा नाम नया नहीं है, अभिनेश्री है, ये तक नहीं पता, और शादी कर ली। वाह, जाने दीजिए, उसने चिढ़कर कहा, मानो उसने कोई भारी गलती कर दी हो। इतना चिढ़ो मत, मैंने तुम्हारा ही नाम लिया था। तुम्हारे नाम के पहले 2 अक्षर और आखिरी का 1 अक्षर निकालो, नया बन जाएगा, उसने गंभीरता से कहा। वह भी तुरंत गंभीर होकर सोचने लगी। अभिनेश्री, पहले 2 अक्षर अभी हट गए, आखिरी का श्री भी चला गया, तो बचा क्या? नया। ओह सच में, ये तो कमाल है। आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं बुलाया और मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे नाम में ऐसा कुछ छिपा है। आप तो सच में कमाल के हैं, उसने प्रशंसा की। उसकी तारीफ सुनकर वह मुस्कुराया और खाने लगा। खाते खाते अचानक जैसे कोई विचार आया हो, उसने कहा, सुनिए। वह उसे देखने लगा, मानो पूछ रहा हो,
तुम मुझे क्या कहकर बुलाने वाली हो? आपको मैं किस नाम से पुकारूं? उसने उल्टा सवाल कर दिया। वो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं क्या कहूँ? मैंने तुम्हारे लिए जो नाम सोचा वही रखा है। मैं तुम्हें जिस तरह बुलाना चाहता था उसी तरह पुकारता हूँ। अब तुम्हें मुझे जिस तरह से बुलाने का मन करे उसी नाम से बुलाना चाहिए। तुम्हें जो सही लगे वही कहो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे बुलाऊं। घर में मम्मी, पापा, दादी, अक्षय सब लोग को आइए जाइए कहकर पुकारते हैं। दीदी अक्षय को नाम लेकर बुलाती है, लेकिन वो भी आपने आज मना कर दिया। मैंने क्या किया? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। अगर आप कोई आम आदमी होते तो मैं नाम लेकर बुला लेती, लेकिन यहाँ आकर मुझे आपकी असली पहचान समझ में आई। यहाँ सब आपको कितना मान सम्मान देते हैं। अगर मैं सबके सामने आपको नाम लेकर बुलाऊं तो आपकी इज्जत पर असर पड़ेगा, है ना? इसलिए अब मैं नाम भी नहीं ले सकती। अब आप ही बताइए मैं आपको कैसे बुलाऊं? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें जो ठीक लगे वही कहो। तुम्हें नाम लेकर बुलाना सही लगे तो बुलाओ। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी फिक्र मत करो। बस वही करो जो तुम्हें सही लगे, उसने गंभीर स्वर में कहा। कुछ देर तक वह गहरी सोच में डूबी रही। वह उसे ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसकी सोच में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था, इसलिए चुपचाप खाने में व्यस्त रहा। कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे कोई बड़ी खोज कर ली हो। मैंने समझ लिया कि आपको कैसे बुलाना है, उसने बच्चे जैसे उत्सुकता से कहा। कैसे? वह फिर देखने लगा, मानो पूछ रहा हो। मैं अब से आपको दया कहकर बुलाने वाली हूँ, उसने कहा। और यह सुनकर उसके भीतर एक अजीब सा एहसास उमड़ पड़ा। उसने अपना सिर थपथपाया और पानी पी लिया। क्या कहा तुमने? दया कैसी लग रही है? नया और दया तो एकदम मैच कर रहे हैं, है ना? वो हंस पड़ी और उसकी हंसी में वह खो सा गया। सिर्फ इस मैचिंग के लिए ही तुमने मेरा नाम चुना था? वह धीरे से सिर हिलाकर मुस्कुराई। नहीं, लेकिन आपने मेरे नाम से नया कैसे खोज निकाला? उसी तरह जैसे मैंने आपके नाम से दया निकाल लिया। कैसे? अपने नाम को जरा ध्यान से तोड़कर देखिए, उसमें खुद दया छिपा है। उसने मन ही मन अपने नाम को अलग अलग करके देखा, फिर सिर उठाकर कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे आपको यह भी समझ में नहीं आया? उसने शरारती अंदाज में कहा और पास पड़े कागज पर लिखा, आदित्य। अब बताओ इस पर दया कहाँ है? दया में है ना, इसलिए मैंने आपके नाम से मैंने दया निकाला। तो क्या मुझे दया कहकर बुला सकते हो? उसने हल्का सा सिर झुकाया। नहीं, इसलिए मैंने दया को दया में बदल दिया। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं तो मैं आपको वैसे नहीं बुलाऊंगी, उसने हल्की सी नाराज़गी के साथ कहा और मुंह फेर लिया। उसकी इस मासूमियत पर वो मुस्कुरा उठा। तुम जैसे चाहो वैसे बुलाओ, पहले खाना खाओ। वह भी हंस पड़ी और दोनों ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद वे दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अभी लगातार दया दया कहकर उसे बुला रही थी। उसकी आवाज़ में वह पुकार सुनना उसके लिए एक नया एहसास था। क्यों इस तरह मेरा नाम नीलाम कर रही हो? यही तो आपका नाम है, आपको भी पता होना चाहिए और मुझे भी। इसलिए उसने दुकानें दिखाते हुए एक एक चीज़ के बारे में उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया और कहानी बुनते हुए उसके साथ चलने लगी। हालांकि उसे यह सब पसंद आ रहा था, फिर भी उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वह भी उसकी अभिव्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। उसे बस इतना ही लगा कि उसे बात करने के लिए कोई मिल गया है, इसलिए वह लगातार बोलती जा रही थी। फिर से कार एक जगह आकर रुकी। उसने चारों ओर देखा, फिर अपने पति की ओर मुड़ी। क्या हुआ? यहाँ नहीं, चलिए अपने घर चलते हैं। वो नहीं हो सकता, मैं कह रही हूँ ना। अरे मैंने कहा ना, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। उसे भी वहाँ जाने की इच्छा थी, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। अब जब उसने सख्ती से कहा तो उसे यह बहाना मिल गया और वह उसके साथ अंदर चली गई। आदित्य अभी को एक शॉपिंग मॉल लेकर आया। पहली बार यह सब देखने के कारण वह एक बच्चे की तरह उत्साह से हर चीज़ को घूर घूर कर देख रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वह उसकी ओर मुड़ी। क्या है? उसने पूछा। घर पर बताया है ना, वो मैं संभाल लूँगा, तुम बस मेरे साथ आओ, कहकर वह उसे अंदर ले गया। वह सीधे एक कपड़ों की दुकान पर गया। यहाँ क्यों लाए हैं?
आपको कुछ चाहिए? मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए। मुझे मुझे कपड़ों की क्या ज़रूरत, मेरे पास तो है ही। क्या है तुम्हारे पास? तुम सिर्फ 2 जोड़ी सूट लेकर आई हो। घर में 4 साधारण साड़ियाँ हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? वो तो मेरे हॉस्टल में रखे हैं। वो यहाँ कब आएंगे? तब तक यही पहनती रहोगी? या फिर माँ ने जो भारी कांजीवरम साड़ी रखी है उसे ठीक से पहन पाओगी? नहीं, मैं वो सब नहीं पहन सकती। तो फिर चुपचाप आओ। उसने स्टाफ से बात की और उसे साड़ी सेक्शन की ओर ले गया। जाओ, तुम्हें जो पसंद है वही साड़ियाँ ले लो। उसने इधर उधर घूमकर 2 ही साड़ी पसंद की और आदित्य के पास आकर बोली, ले ली, अब चल सकते हैं। वो उसकी और उसके चुने हुए साड़ियों की ओर देखता रहा। जाकर और भी ले लो, यही काफ़ी है, चलिए। ऐसा लग रहा था जैसे उससे बहस करना बेकार है, इसलिए उसने खुद ही उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। फिर वहाँ के सेल्समैन से बात करके उसके रंग को सूट करने वाले कॉटन और सिल्क की हर तरह की साड़ियाँ दिखवाई। उसने वो साड़ियाँ चुनी जिनकी डिजाइन उसे पसंद आई और जिनके रंग उसे अच्छे लगे। यह सब देखकर वह मुस्कुराई और मजाक में बोली, इतनी साड़ी खरीद कर आप कोई नई दुकान खोलने का प्लान कर रहे हैं क्या? उसने उसकी ओर देखा और उसकी नज़रों में एक अजीब सी खामोशी थी। वो जहाँ जहाँ गया उसके पीछे पीछे चलती रही। जब आखिरकार सारी कलेक्शन खत्म हुआ तो उसने चैन की सांस ली और कहा, अरे आखिरकार। लेकिन इससे पहले कि वो राहत महसूस कर पाती, उसने कदम बढ़ाकर सूट सेक्शन में एंट्री कर ली। वहाँ से उसने कॉटन सूट, उसके पसंदीदा टॉप्स, लेगिंग्स वगैरह उठाए और बिना कुछ कहे बाहर की ओर बढ़ गया। इतना सब क्यों लिया आदित्य? उसने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। वह उसके पीछे चल रही थी, लेकिन अचानक आदि रुक गया, जिससे वह अनजाने में उससे टकरा गई। उसकी पीठ से टकराकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ठोस दीवार से टकरा गई हो। उसने सिर सहलाया और उसकी ओर देखा। आदित्य बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहा। क्या? उसने पूछा। आदित्य ने अपनी नज़रें एक दिशा में इशारा कर दी। उसने नज़र चुराई और देखा कि वो अंडरगारमेंट्स सेक्शन के सामने खड़े थे। ये देखकर उसके मन में सवाल उठा, ये यहाँ क्यों देख रहे हैं? आदित्य मन ही मन मुस्कुराया। इसे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। तुम्हें जो चाहिए जाकर खरीद लो। वो थोड़ी हिचकिचाई। ये सब सामान लेने मैं अंदर नहीं जा सकता, इसलिए तुम खुद जाओगे या फिर मैं चलूं? उसने पूछा। उसकी बात सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और बिना कुछ कहे वह तेजी से दुकान के अंदर भाग गई। अंदर जाकर उसने जो भी चाहिए था सब खरीद लिया। जब वह बाहर आई तो आदित्य वही खड़ा था। वह उसके पास गई। सब खरीद लिया? चले, सारा सामान ले लिया? उसने जोर देकर पूछा। हाँ ले लिया, अब चल सकते हैं। अच्छे से सोच लो, सब कुछ ले लिया ना? जो भी कपड़े तुम पहनती हो सब? उसने फिर से जोर देकर पूछा। ले लिया, ले लिया, बार बार क्यों पूछ रहे हैं? वह झुंझला गई। ये लिया क्या? उसने बगल में रखी एक स्टैच्यू की ओर इशारा किया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। धीरे धीरे सिर उठाकर उसने उसकी ओर देखा। तुम हमेशा नाइट ड्रेस पहनती हो ना, तो फिर इसे क्यों नहीं लिया? जाओ ले आओ। अब तक वह यही सोच रही थी कि वह जब तक सो नहीं जाता तब तक वह नाइट ड्रेस नहीं पहनती थी, और जब वह उठने से पहले ही बदल लेती थी तो उसे कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन अब जब उसने उस नाइट ड्रेस पहनी, स्टैच्यू की ओर इशारा किया, तब उसे समझ आया कि उसने उसे नाइट ड्रेस में देख लिया है। उसकी आंखों में कुछ था जिससे उसके भीतर एक अजीब सी भावना जागी। उसे भी वही एहसास हो रहा था जैसे ही उसने उस स्टैच्यू को देखा। उसे पिछली रात का दृश्य याद आ गया। वही नाइट ड्रेस, वही लड़की जो उसके बेहद करीब थी। उससे अब और नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। चेहरे पर गहरी लाली लिए वह तेजी से दुकान के अंदर चली गई। वह अपने लिए ज़रूरी नाइटीज खरीद कर बाहर निकल आई। तब भी उसने उसका चेहरा देखने से खुद को रोक लिया। उसने सोचा कि शायद वह समझ नहीं पाएगा, लेकिन आवाज़ भले ही ना आई हो, फिर भी उसने समझ लिया था। वह 2 मिनट तक उसे बस टकटकी लगाए देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कार में अब गहरा सन्नाटा था। जो लड़की अब तक लगातार बातें कर रही थी, वह अब उसकी नज़र भर देखने से बिल्कुल चुप हो गई थी।
यह खुद उसके लिए भी हैरान करने वाला था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक नज़र से वो इस तरह खो जाएगी। शायद पहली बार उसके अंदर एक अजीब सी लज्जा जाग उठी थी। वो अब जाकर समझी थी कि शर्म का एहसास तभी होता है जब कोई अपना सामने हो। यह बदलाव सिर्फ उसमें ही नहीं बल्कि उसमें भी आ चुका था। हर एक पल में वह एक बार मुड़कर उसके शर्म से लाल पड़े चेहरे को देख लेता। हालांकि वह उसकी चुप्पी को और ज़्यादा बढ़ाने के मूड में नहीं था। धीरे धीरे उसने फिर से बातचीत शुरू की और फिर जो लड़की कुछ देर पहले तक गहरी चुप्पी साधे थी अब दोबारा बातें करने लगी। लेकिन तभी एक जगह देखकर वह अचानक जोर से चीख पड़ी। आदि ने तेजी से चल रही कार को झटके से रोक दिया। क्या हुआ नेहा, क्यों चिल्ला रही हो? वो उसे देखते हुए बोली। मुझे वो चाहिए। बच्चे की तरह सड़क के किनारे की दुकान की और इशारा किया। उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुराते हुए आदि ने कार रोकी और उसके साथ उतर गया। अब तक जिसने किसी से कुछ मांगना सीखा ही नहीं था, वह पहली बार उससे कुछ मांग रही थी और वह भी ऐसा कुछ जिसे वह शायद मना कर देगा ऐसा सोच रही थी। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत आदि खुद कार से उतरा और उसे दुकान तक ले गया। क्या चाहिए? ले लो। 2 प्लेट पानी पूरी देना भैया। मुझे नहीं चाहिए, तुम खाओ। अरे जो भी मेरे लिए कुछ खरीदता है उसे मेरे पसंद का चीज़ खाना ही पड़ेगा। उसने हक जताते हुए पानी पूरी खाना शुरू कर दिया। आदि उसे और दुकान को देखता रहा। यह देखकर नेहा मुस्कुराई और बोली, क्या सोच रहे हो? लीजिए आप भी खाइए। कहते हुए उसने एक पानी पूरी उसके मुंह में डाल दी। इसकी बिल्कुल उम्मीद न करने वाला आदि पहले थोड़ा चौंका, फिर स्वाद लेते हुए खा लिया। उसने भी मजाक में उसकी प्लेट से एक और लेने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने तुरंत उसका हाथ हल्के से मारते हुए कहा, अगर आपको और चाहिए तो जाकर अलग से खरीद लीजिए, मेरी प्लेट को हाथ मत लगाइए। कहकर वह फिर से खाने में मग्न हो गई। आदित्य और अभि ने गोलगप्पे खत्म कर लिए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को चुपचाप निहारते ही रहे। इधर अनु अपने घर से लाई हुई थैलियों को अंदर रखने के बजाय सीधे रसोई में चली गई। उसका असली इरादा था कि अभी को उन चीज़ों को देखकर दुख हो और वह खुद इसे देखकर खुश हो सके। बेचारी को यह पता नहीं था कि जैसे ही वह अभी को देखेगी जलन से उसका पेट जलने लगेगा। जब गंगा और अनु खाना बनाकर बाहर आई, क्या रे, आदि का कोई फ़ोन नहीं आया क्या? टाइम भी हो गया, पता नहीं उसने खाया या नहीं। तुम एक बार फ़ोन करके पूछ लो, गंगा ने कहा। नहीं गंगा छोड़ो, शायद वो लोग बाहर ही गए होंगे। उसके लिए तो कहीं न कहीं खाना खा ही रहा होगा आदि, कम से कम उसे तो भूखा तो नहीं रखेगा, दादी ने जवाब दिया। दादी की बात सही थी, क्योंकि तभी ही आदित्य ने गंगा को फ़ोन किया। उसने बताया कि वो अभी को कहीं बाहर ले गया है, वो थोड़ी देर से आएगा। यह सुनते ही अनु का चेहरा उतर गया, लेकिन बाकी सबके चेहरे पर खुशी थी। क्या कह रहे हैं आप लोग? भैया भाभी को लेकर बाहर गए हैं? मेरे भैया, यकीन नहीं हो रहा, शादी के पहले दिन में ही इतना बदल गया। अदिति ने अविश्वास से कहा। नज़र मत लगा मेरे बेटे को, अभी अभी तो वह खुश हुआ है और मुझे भी सुकून मिला है। जैसे ही वे आए नज़र उतारनी पड़ेगी, पूरी दुनिया की बुरी नज़र बस इन्हीं पर है। तो दादी ने कहा, हाँ गंगा, नज़र उतारो और अदिति बार बार अपने भैया को फ़ोन मत करना, वे दोनों बिजी होंगे। ऐसे ही बात करेंगे तो खुलकर बात कर पाएंगे, इसलिए कुछ दिनों तक उन्हें डिस्टर्ब मत करना, ठीक है दादी? अदिति ने सिर हिलाया। अनु को असली गुस्सा अभी पर था, लेकिन अगर वह इसे जाहिर कर देती तो सब उसे गलत समझ लेते, इसलिए उसने अपना गुस्सा मन में ही दबा लिया। अनु ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए अंदर ही अंदर और ज़्यादा गुस्सा बढ़ा लिया। बाहर घूमकर दोनों आदि और अभी घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही आदि ने वहां मौजूद नौकरों को कार में रखे सामान निकालने को कहा और उन्हें अंदर लाने के लिए भेज दिया। आओ अभी। अभी हाथों में बैग लिए अंदर आई तो देखा कि अनु उसे ही देख रही थी। क्या बाहर घूम कर आए? बहुत खुश लग रहे हो। लेकिन आदि, ये क्या नया तरीका है? बाहर जाकर फ़ोन करके बताने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बाहर जा रही है तो हमें बताने की क्या ज़रूरत? सब इसने ही किया माँ, जहाँ भी इसे ले जाओ इसे घर पर बताने की रट लगी रहती है। डरती रहती है कि अगर हमने नहीं बताया तो घर वाले
ढूंढने लगेंगे जैसे कोई छोटा बच्चा हो, इसलिए मैंने फ़ोन कर दिया। उसी समय नौकर सामान लेकर अंदर आने लगे। बैग्स को देखते ही अनु को लगभग हार्ट अटैक ही आ जाता और बाकी सब भी खुशी और हैरानी से भर गए। यह क्या है? दुकान खोलने का प्लान है क्या? अदिति ने हंसते हुए पूछा। मैंने पहले ही कहा था, पर ये माने ही नहीं, सब कुछ खरीदवा दिया। अभी ने शर्माते हुए कहा। गंगा ने कहा, अब चेहरा क्यों लटका लिया? वो तो मजाक कर रही है। तुम्हारा पति तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। तुम्हें जो भी चाहिए वो दिला सकता है। उसके साथ घूमने और उससे कुछ लेने के लिए तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और छोटी छोटी बातों के लिए इतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। समझ आई बात? मैं तो सुबह से समझाते समझाते थक गया, आदि ने उकताते हुए कहा। अच्छा भाभी, खाना खा लिया? भाई ने लाकर दिया या नहीं? दया ने मेरे लिए बहुत कुछ लाकर दिया, लेकिन मुझसे तो खाया ही नहीं गया। दया कौन है भाभी? तुम्हारे भाई ही है। मैंने उन्हें दया नाम से बुलाना शुरू किया है और उन्होंने मेरे लिए नया नाम रखा है। दया, नया जैसे प्यारे नामों के बारे में जब अभी खुशी खुशी बताने लगी तो सभी को यह सुनकर आनंद ही हुआ। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगा। दया, नया नाम तो सुपर है भाभी। सबसे पहले यह नाम किसने रखा? सब तुम्हारे भाई की ही देन है। उन्होंने ही मेरा नाम नया रखा। पहले तो समझ नहीं आया कि वो मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हैं। फिर मुझे एक बड़े रेस्टोरेंट ले गए, वहाँ का खाना भर भर कर खरीद कर मुझे दिया। जानती हो, मैंने पहली बार इतना सब कुछ देखा था। तभी उन्होंने बताया कि मेरे नाम से छाट कर नया नाम रखा है। फिर मैंने भी सोचा कि उन्हें भी कोई खास नाम दूँ, और तभी मैंने उनका नाम दया रख दिया। उसके बाद वो मुझे मॉल लेकर गए, और जब मैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए कहती रही, तब भी उन्होंने आधी दुकान ही खरीद डाली मेरे लिए। वो किसी छोटे बच्चे की तरह जो स्कूल से लौटकर अपनी माँ को दिन भर की बातें सुनाता है, उसी तरह सबको घेर कर बीच में बैठी अपनी बातों को कहानी की तरह सुनाती रही। सभी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे, पर वहाँ बैठा एक शख्स सिर्फ उसे निहार रहा था, उसकी हर अदा को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था। वो बस बिना रुके बोलती जा रही थी। आदि उसे देख रहा था। डर था कि कहीं वो कुछ ऐसा न कह दे जिससे सब कुछ खुलकर सामने आ जाए, पर वह इतनी मग्न थी कि उसे वहाँ बैठे किसी एक इंसान की परवाह तक नहीं थी। आदि की बदलती शक्ल देखकर उसकी दादी समझ गई कि ऐसा कुछ तो है जो इन दोनों के बीच घटा है। उनका पोता इस बात से डरा हुआ था कि कहीं ये छोटी सी लड़की मासूमियत में सब कुछ कह न दे। दादी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी आदि पास आ गया। नया, बहुत हो गया, अब हम बाहर बहुत देर तक घूम कर आए हैं, लेकिन अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई, और यहाँ बैठकर बातें कर रही हो। ये सब सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहले जाओ, चेंज करो, फिर आकर सबके साथ बातें करो। अरे प्लीज़, मैं कितनी मज़े से बात कर रही थी और अब आप आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह कहकर वह वहीं खड़ी रही, जिससे घर के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। आदित्य को इस तरह टोकने वाली यह पहली लड़की निकली। बस यही सबको हैरानी थी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस लड़की को कैसे अपने साथ लेकर जाए। उसकी दुविधा को समझते हुए दादी बोली, बेटा, आदित्य सही कह रहा है। बहुत देर से बाहर थी तो शरीर थक गया होगा। जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब बैठकर कॉफ़ी पीते हुए बातें करेंगे। दादी की बात को टालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आदित्य को घूरते हुए उसकी बात मान ली और कमरे की ओर बढ़ गई। घूरना तो मुझे चाहिए, लेकिन वो मुझे घूर रही है, यह सोचकर बड़बड़ाते हुए आदित्य भी उसके पीछे कमरे में चला गया। जैसे ही अभी कमरे में पहुंची, वह पलटी और कमर पर हाथ रखकर आदित्य को घूरने लगी। जवाब में आदित्य भी वैसे ही उसे घूरने लगा। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया? नीचे सबके साथ आराम से बातें कर रही थी तो मुझे ऊपर क्यों ले आए? अब अगर फ्रेश नहीं हुई तो कौन सी बड़ी परेशानी हो जाएगी। मुझे तुम्हारे फ्रेश होने या ना होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे तुम सबके सामने कुछ भी बकवास कर रही थी, वो दिक्कत की बात है। मैंने क्या बकवास कर दिया? नीचे तुम उनसे क्या बातें कर रही थी? क्यों, आपको नहीं पता? मैं यही बता रही थी कि आज हम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया।
इसी उत्साह में तुम सबको सब कुछ ना बता दो, इसलिए तो तुम्हें साथ ले आया। बताने में क्या दिक्कत है? बच्चों जैसी बातें कर रही हो। कौन सी बात बतानी चाहिए और कौन सी बात नहीं बतानी चाहिए, इसकी भी एक सीमा होती है ना। तुम तो सबसे बातें करते करते हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देती। हमारे बीच क्या हुआ? बस शॉपिंग ही तो की ना। सिर्फ शॉपिंग करने से तुम्हारा चेहरा इतना लाल हो गया था, ये बात मेरी समझ से बाहर नहीं है, समझी? ये सुनते ही उसने उसे एक तीखी नज़रों से देखा। यही तो कह रहा हूँ, अगर तुम सबको सब कुछ बता देती तो। इसलिए तुम्हें साथ ले आया। जो भी शेयर करना है तुम उनसे कर सकती हो, लेकिन हमारे बीच जो बातें हुई है वो सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए, उसने समझाया। वो बिना कुछ कहे खरीदे हुए बैग में से एक सूट निकालकर अंदर जाने लगी। उसे ऐसा करते देख वह बोला, क्या ले जा रही हो? यही पहनने वाली हो? उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा और कहा, हाँ, ये आज तुमने ही तो दिलाया है, वही पहनने जा रही हूँ। क्यों? नहीं, मुझे लगा कि तुम वो ब्लू बैग में रखा हुआ पहनोगी, उसने हल्की आवाज़ में कहा। यह सुनते ही उसका चेहरा फिर से लाल पड़ गया। आखिर उसे ही तो पता था कि उस बैग में क्या रखा है, वो अभी कैसे पहन सकती है। उसने धीमे स्वर में कहा, तो फिर कब पहन सकती हो? अरे, वो ड्रेस अभी पहनकर नीचे कैसे जाऊँ? दादी जी और बाकी सब लोग बैठे हैं ना, उनके सामने नाइटी पहनकर कोई जाता है क्या? इसलिए सोने के समय बदल लूँगी, रात को पहनोगी तो वो गलत नहीं होगा। उसके स्वर में वही हल्की मिठास थी। नहीं कहते हुए उसने दाएं बाएं सिर हिलाया। क्यों? नीचे पापा दादी सब देख लेंगे, इसलिए नहीं पहनोगी? तो यहाँ पहनोगी तो मैं तो देखूंगा ना, उसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? उसने सवाल किया, जैसे तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला हो जब तक उसके मुंह से जवाब ना निकले। आपके देखने से मुझे क्या परेशानी? आप मेरे पति ही तो है, आपके देखने में कुछ भी गलत नहीं है, उसने सिर झुकाकर कहा, जैसे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं बची हो। यह सुनते ही उसके मन में जैसे हजारों बिजलियां कड़क उठी। वह नहाने चली गई, लेकिन दरवाजे पर रुककर फिर सिर झुका लिया और बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, वो तो देखने से ही साफ पता चल रहा है। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए कहा। यह सुनकर अभी को अपनी शर्म छिपाने में बहुत मुश्किल हुई। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।